नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम करते हैं 10वीं कक्षा का पाठ 2 बाल गोविंद भक्त। आप सोच रहे होंगे कि आज इस हिंदी की अध्यापिका ने ये शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न क्यों बनवाए हैं, क्योंकि आपके फर्स्ट सेम में अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस आने हैं, लेकिन मैंने इसे कन्वर्ट किया है, बदल दिया, रूपांतरण किया है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में। ये देखते हैं पहला प्रश्न। पहला है बाल गोविंद भक्त किस प्रकार की रचना है, यानी कि जो बाल गोविंद भक्त हमारा पार्ट 2 है वो किस प्रकार की रचना है, तो वो है रेखा चित्र। आप सोचते होंगे किस प्रकार की रचना मतलब रेखा चित्र का मतलब रेखा चित्र होता है कि किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का पूर्ण वृत्तांत रूप में वर्णन ना करके बल्कि मेन रेखाओं को खींचकर मेन बातों को लेकर किसी भी पाठ को लिख देना ही रेखा चित्र कहलाता है। आपको अनेक विधाएं होती हैं हमारे हिंदी में, संस्मरण होते हैं, रिपोर्टाज होते हैं, रेखा चित्र होते हैं, यात्रा वृत्तांत होते हैं, जिसमें से बाल गोविंद भक्त आता है किस विधा के अंतर्गत, रेखा चित्र के अंतर्गत, जिसमें मेन बातों को लेकर लेखक लिख देता है, अपनी रचना का निर्माण करता है, किसी भी पात्र की मेन बातें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेनीपुरी जी ने किस कक्षा तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो वो है 10वीं कक्षा तक। औपचारिक रूप से स्कूल में जाकर जहां तक प्राप्त की थी वो है 10वीं कक्षा तक। बेनीपुरी जी ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया, कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया था, आपको पता है स्वयं प्रकाश जी ने वसुधा का किया तो हमारे बेनीपुरी जी है जिनका नाम पूरा है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने निम्न पत्रिकाओं का संपादन किया, युवक, बालक, किसान मित्र, तरुण भारत, योगी, जनता और जनवाणी। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बालक जब युवक बनता है कई बार वह किसान का मित्र बन जाता है, कोई योगी बन जाता है और कोई जनवाणी बन जाता है और कोई तरुण भारत की पुकार बन जाता है और जनता का सहयोगी भी बन जाता है। आप इसको पंक्तिबद्ध करके लिख सकते हैं, बालक जब युवक बनता है कुछ योगी बन जाते हैं, कोई किसान मित्र बन जाते हैं, कोई जनता यानी जनवाणी बन जाते हैं, कुछ जनता का सहयोग करते हैं और कोई तरुण भारत की पुकार बन जाते हैं। तो इन निम्न पत्रिकाओं का संपादन किया, तो इसे मैंने पंक्तिबद्ध किया है जिसे आपको याद करने में आसानी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनीपुरी जी का समस्त साहित्य बेनीपुरी रचनावली के कितने खंडों में प्रकाशित है, कितने खंडों में प्रकाशित है, जितना भी साहित्य है बेनीपुरी जी का वो कितने खंडों में प्रकाशित है, तो आपका उत्तर आएगा 8 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में, 8 खंडों में। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी के जो जीवन है, जीवनी है, उसमें से प्रश्न उठाए हैं, क्योंकि हमारे कुछ क्वेश्चन वो कहाँ से आते हैं, जीवन परिचय में से। जैसे लेखक के बारे में पूछा जाता है तो ये मैंने उन्हीं में से उठाकर प्रश्न निर्माण करने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण, एक विशेष प्रकार की शैली का निर्माण करने के कारण बेनीपुरी जी को क्या कहा जाता है, उत्तर है कलम का जादूगर। यानी ये अपनी कलम से एक जादू कर देते हैं और एक अनोखी प्रकार की रचना का कह सकते हैं निर्माण कर देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विशेष शैली होता है ढंग, लिखने के ढंग के कारण ही इनको क्या कहा जाता है, कलम का जादूगर। विशिष्ट माने विशेष, शैली माने ढंग, यानी लिखने के विशेष प्रकार के ढंग के कारण राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भक्त के माध्यम से लेखक ने जिस विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है वह किसका प्रतीक है। विलक्षण मतलब होता है जो किसी के लक्षण ना हो, अनोखे प्रकार के लक्षण है, ठीक है। किसके माध्यम से, बाल गोविंद भक्त के माध्यम से लेखक ने जिस अनोखे लक्षण है, विचित्र, ठीक है, उन चरित्र का उद्घाटन वह किसका प्रतीक है। किसका प्रतीक मीन्स होता है सिंबल किसका है, मनुष्यता का, यानी बाल गोविंद प्रतीक है मनुष्यता का, लोक संस्कृति का, ठीक है, और लोक चेतना का। लोक चेतना का भाई लोगों को, अपनी बहू को यानी नारी को, कोई भी हो उसे सम्मान देना चाहिए। और लोक संस्कृति, हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है, और मनुष्यता
किस प्रकार प्रकट होती है, तो हमारे इसने बाल गोविंद भक्त के माध्यम से लेखक जी ने उस विलक्षण यानी कि विचित्र अनोखे चरित्र का उद्घाटन किया है। वो प्रतीक किसका है, सिंबल किसका है, मनुष्यता का, लोक संस्कृति का और लोक चेतना का। आगे बढ़ते हैं, बाल गोविंद भक्त की शारीरिक पहचान क्या थी। तो आप शारीरिक पहचान में से आपके, मुझे पता है कि मल्टीपल में आने हैं, तो आपका कुछ और आ जाए कि उनका कद लंबा था, तो आपको पता होना चाहिए कैसा कद था, मंजोला कद। ठीक है, अगर हो सकता है आ जाए कि वो काले रंग के, तो आप कहेंगे नहीं गौर वर्ण था, सफेद रंग के थे। और अगर आ जाए कि काले बाल थे, नहीं, आपको क्या पता होना चाहिए, सफेद बाल। एक होता है शारीरिक पहचान होती है और एक होती है उनकी बौद्धिक पहचान। तो यहाँ पर शारीरिक पहचान के अंतर्गत आपने क्या देना है, उनकी शरीर की बनावट के बारे में। तो यहाँ आएगा मंजोला कद, गौण वर्ण, सफेद बाल, जी कहते हैं, आप कह सकते हैं शारीरिक विशेषताएं। ठीक है, शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत मंजोला कद, गौण वर्ण व सफेद बाल। और अगर व्यक्ति की विशेषताएं आ जाएंगी, तो आप व्यक्ति की विशेषताओं के अंतर्गत मैं आगे आपको बताऊंगी वो क्या पता चलता है, उनके व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषता है, उनमें कौन कौन से गुण हैं। जैसे जैसे आगे करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि उनकी कौन से व्यक्तित्व में और कौन सी विशेषताएं होंगी। तो उसमें अंतर्गत व्यक्तित्व की विशेषताओं में आप मंजोला कद, गौर वर्ण व सफेद बाल नहीं देंगे, ये आती हैं उनकी शारीरिक पहचान के अंतर्गत। आगे देखते हैं, बाल गोविंद भक्त के गले में कैसी माला बंधी रहती थी, कैसी गले में माला थी। तो उत्तर है, बाल गोविंद भक्त के गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बंधी रहती थी। बेडोल मतलब जिसकी कोई शेप नहीं होती। ठीक है, बेडोल यानी कि भेड़ंगी सी माला, किसकी, तुलसी की जड़ों की भेड़ंगी माला बंधी रहती थी। क्लियर। अगला है, भादों की अंधियारी रात में भक्त का गाना लोगों को किस प्रकार चौंका देता था। भादों की अंधेरी रातें होती हैं, ये भादों का महीना होता है, सितंबर का महीना, जिसे हम हिंदू के हिसाब से अपने पंचांग के हिसाब देखें तो वो बनता है हमारा छठा महीना सितंबर। आप कहेंगे छठा महीना सितंबर कहाँ से हो गया, तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हमारी संवत शुरू होती है अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो हमारा सितंबर छठा महीना होगा हमारे उसके हिसाब से, और हिंदुओं के हिसाब से हमारा भादो है सितंबर का महीना, छठा महीना। ठीक है, भादों की अंधियारी रात में, आधी रात में भक्त का गाना लोगों को किस प्रकार चौंका देता था। उत्तर देखते हैं, जिस प्रकार बिजली अकस्मात कौंध कर सबको चौंका देती है, ऐसे ही उनका गाना था, वो आधी रात में लोगों को चौंका देता था, हैरान कर देता था। जैसे बिजली क्या करेगी, अचानक ही एकदम कड़के, ठीक है, और सबको एकदम कंपवा देती है ना, ऐसे ही उनका गाना भी, हो क्या गाना है, ऐसे वो चौंक जाते थे, हैरान हो जाते थे। कुछ हमारे क्वेश्चन जीवन परिचय में से रह गए हैं, वो आगे हम फिर देख लेते हैं। कितने वर्ष की उम्र में ही राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने अखबारों में लिखने लगे थे। कितने वर्ष की उम्र में थी, 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने अखबारों में लिखना आरंभ कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी ना लेकर मैंने बेनीपुरी जी लिया है, तो उन्होंने कितने वर्ष की उम्र में लिया है, 15 वर्ष की उम्र में लिखना आरंभ कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन में शामिल होने के कारण बेनीपुरी जी की पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी, कौन से आंदोलन में। तो आपका यहाँ आता है पाठ में देखें तो संवाधीनता आंदोलन, यानी संवाधीनता मतलब सब अधीन होने के लिए, सब मने अपने अधीन होने के लिए, यानी कि कौन सा था जब आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसका उत्तर हम देंगे असहयोग आंदोलन के कारण ही जो बेनीपुरी जी थे उनकी पढ़ाई छूट गई थी। आगे देखते हैं, बेनीपुरी जी द्वारा रचित संस्मरण संग्रह। संस्मरण मतलब होता है किसी भी पुरानी बात को याद करके, ठीक है, फिर उसे लिखना और इकट्ठा करके लिखना संग्रह कहलाता है। पुरानी बातों को याद करना और फिर लिखना, तो उसे कहा जाएगा संस्मरण। ठीक है, मैंने बताया था विधा होती है एक, किस चीज़ की, इतिहास की, साहित्य की, हमारे साहित्य की विधा है एक संस्मरण। और ये जो हमारा रेखा चित्र है, बाल गोविंद भक्त है, वो एक रेखा चित्र है, मेन बातों को लिया गया है, लेकिन जो संस्मरण होता है उसमें पुरानी बातों को लेकर बिल्कुल डिटेल में वर्णित किया जाता है। तो वो कौन सी थी, संस्मरण संग्रह कौन सा है, जंजीरें और दीवारें। कौन सा है, जंजीरें और दीवारें। बेनीपुरी जी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है, मैंने ऊपर बोला था
संस्मरण संग्रह है जंजीरें और दीवारें, तो निबंध संग्रह है मशाल। कौन सा है? मशाल। तो आपसे अगर पूछा जाए बेनीपुरी जी की साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी है, इनमें से कोई है या तीनों है, तो आप उत्तर तीनों ही दे सकते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अगर आ जाए कि इनमें से कौन सी विशेषता है, स्वाधीनता की चेतना, इतिहास का युग अनुरूप व्याख्या या मनुष्यता की चिंता, तो आप तीनों भी लिख सकते हैं। आपका उत्तर आएगा स्वाधीनता की चेतना, ठीक है, स्वाधीनता आजादी की चेतना, मतलब हमें आजाद होना है, या इतिहास का युग अनुरूप व्याख्या, इतिहास के युग के अनुसार वर्णित करना, या मनुष्यता की चिंता, या तीनों। तो आप इन तीनों को याद रखिएगा, तो आपका उत्तर होगा तीनों के, ये जो दिए गए हैं ये तीनों के तीनों ही आपकी उनकी साहित्य की विशेषताओं में आएंगे, तो आप तीनों लिख सकते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन में आए तो अगर नीचे इन तीनों के अलावा तीनों दिया हो तो आपका ये चौथा यानी कि डी जिसे कहा जाएगा यही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, बाल गोविंद रेखा चित्र की विशेषता है। बाल गोविंद भक्त के रेखा चित्र की विशेषता है कौन कौन सी? ग्रामीण जीवन की झांकी, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार, उन्होंने ग्रामीण जीवन का वर्णन किया, आपने देखा होगा गांव का वर्णन किया है, समाज में जो बुराइयां हैं, रूढ़ियां होती हैं, परंपराएं, उन पर उन्होंने प्रहार किया है। कौन सा प्रहार किया? कौन सा प्रहार किया था उन्होंने? अपने बेटे का अंतिम संस्कार किससे करवाया था? बहू से। तो जो प्रथा थी कि लड़के का या किसी आदमी का दाह संस्कार का कार्य आदमी ही करता है, लेकिन इन्होंने अपनी पुत्र वधू से करवाया था, तो इन्होंने समाज की जो रूढ़ियां हैं इसके माध्यम से उन्होंने प्रहार किया था। आगे है मानवीय सरोकार, यानी मानवीय लोगों के साथ सरोकार रखते थे कि उनको क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसा है, वैसा है, सब चीज़ों का वर्णन करते थे। उनके रेखा चित्र जो हम बाल गोविंद भक्त पढ़ रहे हैं उनमें रेखा चित्र की यही विशेषता थी। नंबर 1, ग्रामीण जीवन की झांकी, यानी गांव का वर्णन किया है कि गांव के लोगों का जीवन कैसे होता है, सुबह किस प्रकार से अपने खेतों में रोपाई करते हैं, किस प्रकार शाम के समय संध्या करते हैं यानी पूजा करते हैं, किस प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं, सारा वर्णित किया गए हैं। दूसरा है समाज में रूढ़ियां जो चल रही हैं, उन्होंने इसके माध्यम से अपनी रचना के माध्यम से, किसने? बेनीपुरी जी ने उस समय में चल रही समाज में रूढ़ियां थी उन पर प्रहार किए हैं, और उनको इस मानवीय सरोकार जो अगला पॉइंट है यानी कि मानवीय लोगों से संबंध है, उनका सरोकार है, संबंध हो को ही कहा जाएगा सरोकार, तो उसका भी वर्णन अपनी रचना यानी कि बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भक्त के माध्यम से वर्णन किया है। आगे है बाल गोविंद भक्त कितने वर्ष से ऊपर के होंगे? तो उत्तर आएगा 60 वर्ष से ऊपर के। बाल गोविंद भक्त का कैसा कद था? तो पहले हम बता चुके हैं कि गौरवर्ण थे, सफेद बाल थे और मंझोला कद था, तो यही उत्तर है इनका, मंझोला कद। अगला है बाल गोविंद किस संप्रदाय के अनुरूप तिलक लगाते थे? ठीक है, बाल गोविंद किस संप्रदाय के अनुरूप तिलक लगाते थे? तो उत्तर होगा रामानंदी संप्रदाय। हमारा एक संप्रदाय है रामानंदी, जो राम की पूजा करते हैं, तो उनके अनुसार ही, रामानंदी संप्रदाय के अनुसार ही अपने किस पर? ललाट पर तिलक लगाते थे। बाल गोविंद कैसे साधु थे? तो आप उत्तर कहेंगे गृहस्थ साधु थे। साधु अलग अलग टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा, कोई बाल ब्रह्मचारी साधु होता है, कोई गृहस्थ साधु होता है, और कोई तत्पश्चात शादी के बाद गृहस्थ जीवन त्याग कर अपना साधव्य जीवन व्यतीत करता है। लेकिन ये ऐसे साधु थे जो गृहस्थ साधु थे, गृहस्थ जीवन जीते हुए भी जो साधु के नियम होते हैं उनका पालन करते थे। तो उत्तर आएगा बाल गोविंद भक्त गृहस्थ साधु थे। आगे है पतोहू का क्या अर्थ है? तो उत्तर होता है पुत्र वधू को ही पतोहू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बाल भक्त के पुत्र की मृत्यु का क्या कारण था? जो बाल गोविंद भक्त जी हैं उनकी बेटी के मृत्यु का क्या कारण था? बीमारी, क्योंकि आपको पता है कि वो बोधा था, मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं था, लेकिन बीमार पड़ गया था, तब उसकी मृत्यु हुई थी। बाल गोविंद किसे साहब मानते थे? आपका उत्तर है कबीर को। आगे देखते हैं, बाल गोविंद की कौन सी विशेषता उनके कबीरपंथी होने का संकेत करती है? कबीरपंथी होने का किस बात से पता चलता है? कौन सी विशेषता थी? तो उत्तर है हमारा किसी से दो टूक बात करने में संकोच ना करना। दो टूक मतलब खरा जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करते थे। जो किसी व्यक्ति की गलत बात होती थी उसे वहीं जवाब दे देते थे। तो दो टूक मतलब खरा खरा बात करना, क्या सही है क्या गलत, वो बात करने में संकोच नहीं करते थे।
चलिए आगे देखते हैं, लेखक बाल गोबिंद की किस विशेषता पर सर्वाधिक मुग्ध था? मधुर गान। आप कहेंगे कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हम रीड करते तो हमें मिल जाता, नेचुरली मिल जाते कहीं, लेकिन आपके जो पुस्तिका में दिया गया है हर एक पंक्ति में से कई बार पढ़ते पढ़ते हम भी अनदेखा कर जाते हैं उन क्वेश्चन को, तो मैंने उन्हें ही लेकर यहाँ पर अपनी लेखनी में लेखनबद्ध किया है। तो आप इसे करेंगे तो आपके जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे आसानी से आप इसको कंसेप्ट को क्लियर कर सकेंगे और उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, बाल गोबिंद की किस विशेषता पर वो लेखक जो हमारे हैं, ठीक, राम वृक्ष बेनीपुरी जी सर्वाधिक मुग्ध थे? वो था मधुर गान। औरतें कलेवा लेकर कहाँ बैठी हैं? मेड़ पर। मेड़ होता है किनारा। आप खेत का जो किनारा होता है, आपने देखा कहीं कहीं किसी बार भी कहीं पर भी आप खेत में गए हो तो देखा होगा खेत के चारों ओर पास में कोने पर ऊंची उठी हुई भूमि होती है, ठीक है, उसे हम मेड़ कहा जाता है। तो औरतें कलेवा लेकर, कलेवा होती है सुबह का नाश्ता, वो लेकर बैठ जाती थी, क्योंकि कहा जाता है कि जो किसान होते हैं, खेतों में काम करने वाले होते हैं, वो सुबह भोर के समय में अपने खेतों में पानी देने के लिए निकल जाते हैं, तो भोजन का उनके पास समय नहीं होता, यानी कि कलेवा लेने का। तो उनकी जो पत्नी होती हैं वो लेकर, यानी कलेवा लेकर खेत के किनारे बैठ जाती हैं और उनके कार्य समाप्त होने के पश्चात उन्हें भोजन प्रदान करती हैं। आगे बढ़ते हैं, निस्तब्धता का क्या अर्थ है? उत्तर है सन्नाटा। ठीक है, साइलेंस, जिसे आप अंग्रेजी में कहेंगे साइलेंस। आगे बढ़ते हैं, बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां कब से कब तक होती थी? कार्तिक के महीने से लेकर फागुन के महीने तक। कार्तिक का महीना आपको पता ही है कौन सा हमारा कार्तिक का महीना होता है, जब नवंबर में जब हमारी दिवाली का आरंभ होता है ना, उससे पहले ही हमारा कार्तिक महीना शुरू हो जाता है। भक्त का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था? भक्त का जो वाद्य प्यारा, यानी कि प्यारा कह सकते हैं, भक्त का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा था? तो उत्तर है खंजड़ी। कलेवा जो हमने ऊपर पढ़ा था, तो कलेवा का अर्थ होता है सुबह का नाश्ता। अगला है, श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है पसीना। श्रम बिंदु मतलब पसीना। कौन सबका ध्यान अपनी ओर खींचकर रहती है? ध्यान से सुनिएगा, कौन सबका ध्यान अपनी ओर खींचकर रहती है? वो है मौत, जो सबका ध्यान अपनी ओर, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, सबका ध्यान वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है उसके प्रिय बंधु जन को अपने पास बुलाकर। तो वो मौत ही है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। आगे बढ़ते हैं, बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार किसने किया था? आप एकदम कह सकते हैं पुत्र वधू ने। ठीक है, बाल गोविंद भक्त के पुत्र की मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार किसने किया? पुत्र वधू ने, जिसे कहा जाता है पतोहू ने। आगे है, कौन कौन सी बातें बाल गोविंद भक्त की उच्च कोटि की नारी भावना का परिचय देती हैं? कौन सी ऐसी बातें थी जिनसे पता चलता है कि नारी का सम्मान करते थे? तो उत्तर होगा आपका पुत्र वधू द्वारा अपने पुत्र को मुख अग्नि दिलवाना। ठीक है, पुत्र वधू द्वारा अपने पुत्र को मुख अग्नि दिलाना मृत्यु के पश्चात। विधवा पुत्र वधू के पुनर्विवाह पर जोर देना, तो आपकी उनके नारी के प्रति सम्मान की भावना उजागर होती है। सबसे पहले अपनी पुत्र वधू के द्वारा ही अपने पुत्र को मुख अग्नि दिलाना। दूसरा, विधवा जो पुत्र वधू थी उसके पुनर्विवाह पर जोर देना, दोबारा शादी के लिए कहना। तीसरा, विधवा पुत्र वधू को अपनी सेवा कराने हेतु अपने पास न रखना उनकी उच्च कोटि की नारी भावना का परिचायक है। आगे बढ़ते हैं, बाल गोविंद भक्त की पुत्र वधू की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी? तो आप बाल गोविंद भक्त की पुत्र वधू की चारित्रिक विशेषताएं हैं, आपका उत्तर आ सकता है कि कौन कौन सी? सुभगता व सुशीलता, या कुशल प्रबंधन, या सेवा भावी व कर्तव्य परायणता, या तीनों। तो उसकी चरित्र की विशेषताएं हैं, पुत्र वधू की सुभगता व सुशील थी, वो कुशल प्रबंधक थी। ठीक है, इसीलिए उनके बेटे के बोधा होने के पश्चात भी उसने घर की सारी संभाल करी थी। वो सेवा भाव रखने वाली थी। जब उसे कहा गया था कि उनके बेटे की मृत्यु के पश्चात वो अपने भाई के साथ चली जाए, तो वो क्या कहती थी कि नहीं, आपकी सेवा कौन करेगा? इस बीमार हो गए तो कौन आपको दवा दारू देगा? तो इससे पता चलता है कि वो सेवा भाव रखने वाली और कर्तव्य परायण थी। तो आपका अगर इनमें से कोई ऑप्शन पूछा जाए तो आपने उत्तर लिखना है तीनों। आगे बढ़ते हैं, बाल गोविंद के गांव से गंगा नदी की दूरी कितनी थी? 30 कोस। कितनी दूरी थी? 30 कोस। बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। ये जो रेखा चित्र लिखा गया है वो खड़ी बोली में लिखा गया है।
आगे बढ़ते हैं। लेखक ने रोपनी किसे कहा है? रोपना, बोना, तो इसे कहेंगे धान की रोपाई को। जब धान की रोपाई होती है उसे रोपनी कहते हैं। बाल गोविंद भक्त के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? तो आप उत्तर देंगे ईश्वर भक्ति का। कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त हुआ है। आगे है तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? मुसाफिर है मनुष्य, क्योंकि वो भी यात्रा करने के लिए इस संसार में आया और यात्रा समाप्त होने के पश्चात जो उसका गंतव्य स्थल है, जो उसका मेन घर है, ईश्वर का घर, वहां जाएगा। तो यहाँ पर मुसाफिर प्रयोग हुआ है मनुष्य के लिए। समझ आ गई होगी आपको। आगे है कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भक्त क्या करने लगते थे? कार्तिक महीना जब आता था तो वो क्या करने लगते थे? प्रभात फेरी शुरू करने लगते, यानी कि प्रभात के समय, सुबह के समय फेरी लगाते थे। ये प्रभात फेरी होती है ईश्वर का स्मरण करना और ईश्वर के भजन कीर्तन करते हुए एक गली से, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हुए ईश्वर का स्मरण करना और हर एक जगह पर भगवान का नाम लेना, भजन कीर्तन करना। एक समूह में जाते हैं, ठीक है, तो ये प्रभात फेरी कहलाती है। आगे है लेखक ने लोही किसे कहा है? लोही शब्द का प्रयोग किया गया पाठ के अंतर्गत, वो क्या है? तो उत्तर है प्रातः काल की लालिमा को ही लोही कहा गया है। आगे बाल गोविंद भक्त आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते हैं? आत्मा, जब वो कहते हैं कि बेटे की मृत्यु हो गई तो क्या कहते हैं? नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, तो इनका कौन सा संबंध है? प्रेमी और प्रेमिका का। कौन सा संबंध होता है दोनों में, आत्मा और परमात्मा में? प्रेमी और प्रेमिका का। खेतों में धान की रोपाई का सही समय कब होता है? तो उत्तर है आषाढ़ महीने की रिमझिम। आषाढ़ महीने की रिमझिम ही धान की रोपाई का सही समय होता है। तो ये आषाढ़ महीना होता है आप हमारा चौथा महीना। तो चौथा महीना कौन सा होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि जून का एंड कह सकते हैं, ठीक है, और जुलाई की स्टार्टिंग। तो जून जुलाई का महीना रोपाई का धान की अच्छा होता है। आगे बाल गोविंद की कौन सी चीजें लोगों के लिए अचरज का कारण थी? हैरानी का कौन सी चीज थी ऐसी जो लोगों को हैरानी होती थी, जो बाल गोविंद भक्त में देखते थे और हैरान हो जाती थी? वो थी बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या। दिनचर्या उनकी बहुत ज्यादा हार्ड थी और वही लोगों के लिए हैरानी का कारण थी। धन्यवाद।